बात ऐसे हमें बताना होगा तो आप उसी को बता। चलो अब एक बार और फिर से शुरुआत करते हैं। कहाँ? बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस। तो इम्पैक्ट क्या क्या थे बिजनेस में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसका क्या इम्पैक्ट आया। आजा आई बहार, ऐसा करके क्या बहार आई ये देख रहे हैं, है ना। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन made a significant impact on the working of enterprise in the business and industry. मेन इम्पैक्ट क्या था? इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ा तो क्या हुआ? बैंकिंग रिफॉर्म से कंपटीशन बढ़ा कि नेशनलाइज्ड बैंक लाइक एसबीआई फ्रॉम डोमेस्टिक बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई एंड एमएनसीज बैंक्स लाइक एचएसबीसी। एचएसबीसी समझते हो? हांगकांग एंड सिंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, अमेरिकन बैंक है। हांगकांग एंड सिंघाई तो चाइनीज होना चाहिए ना, है ना? सिंगापुर का है एचएसबीसी। एचएसबीसी का मतलब यही है, हांगकांग एंड सिंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो जहां का भी हो, तो इससे बैंक कंपटीशन बढ़ गया। मतलब क्या है कि जैसे देखो पहले एक दुकान खुल सकती थी, अभी ढेरों खुल सकती है, कितनी भी खुल सकती है। तो इससे क्या हो गया? लोगों को सर्विसेज मिलना शुरू हो गई, भाई ज्यादा इंडस्ट्रीज डल गई। जैसे बैंक की पहले सिर्फ एक ही थी एसबीआई, कोई दूसरी बैंक थी नहीं, या नेशनलाइज्ड बैंक ही थी। और नेशनलाइज्ड भी कितनी थी? सिर्फ 14 है ना। लेकिन जब प्राइवेट बैंक आई तो गांव गांव तक फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई। उसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर और ज्यादा डिमांड करने लग गया। Today customer have become more demanding because they are well informed and manufactured। आज की ज्ञान ज्यादा है आज के डेट में लोगों को, तो उसको और ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, उसको लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए और उसको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो मार्केट के अंदर डिमांड भी बढ़ना शुरू हुई, जिसने बायर क्रिएट की। बायर क्रिएट किया मतलब नए नए बायर आने लग गए। अच्छा, जब कंपटीशन बढ़ा यानी इंडस्ट्रीज बढ़ाना शुरू हुई, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ, है ना। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, रैपिड यानी तेजी से, जो टेक्नोलॉजी है वो भी तेजी से बदलना शुरू हो गई, है ना। तुम सब इमेजिन कर सकते थे पहले कि तुम्हें सैंडविच खाना है 56 दुकान के इंदौर में, तो पहले तुम्हें जाके लाना पड़ता था। आज की डेट में ऑर्डर कर दो, आ जाता है। कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं तो ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाती है ना। आप ऑर्डर कर दो, आदमी आएगा, आपका ले जाएगा और साफ सुथरा करके आपके घर में वापस। पैसे ज़्यादा लगते, बात दूसरी। हर चीज़ के लिए फैसिलिटी मिल गई। आपके पास टाइम नहीं है तो भी आपके पास यदि धन है तो आप किसी भी बेनिफिट ले सकते हो। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हुई। अच्छा, पहले हमको रिचार्ज करना होता था, हम दुकान जाते थे, आजकल पेटीएम करो ना, किसी भी चीज से रिचार्ज कर सकते हो घर बैठे। कितने रेलवे टिकट चाहिए तो पहले जाके वहां लाइन लगना पड़ता था, आज की डेट में घर से काम हो जाता है। तो इसे कितनी सारी फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से मिली। पहले हम सिर्फ लोगों की राइटिंग ही पहचानते थे कि भाई इतने प्रेम पत्र टिका हुआ आपने को। आज की डेट में क्या है, धीरे धीरे अपन आवाज सुनना शुरू हुई, फोन पे बात करने लगे, फिर धीरे धीरे हमने देख के पूछने लग गए खाना खाया कि नहीं खाया। खाना खाया थोड़ी बोल, खाना खाया बोलो। अच्छा, आदमी तोतला इतना भावुक क्यों हो जाता है ये समझ में नहीं आता। नेसेसिटी फॉर चेंज, जरूरत भी थी, इन चेंजेस की जरूरत थी। क्यों? बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द बिजनेस एनवायरनमेंट वाज क्वाइट स्टेबल एंड बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज यूज्ड टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर, आप बहुत दिनों से जो मतलब एक जो कल्चर था ना, ट्रेंड था, वो चलता आ रहा था। इन रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ, वो जो चीजें थी पुरानी ओल्ड ट्रेडिशंस थे वो खत्म हो गए और धीरे धीरे नई नई चीजें आना शुरू हो गई। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना शुरू हुआ, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलना शुरू हुई, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी मिलना शुरू हुई,
है ना। नहीं देखो, जब सन 1900 में कालरा नाम की बीमारी आई थी तो वर्षों तक खत्म नहीं हुई। चेचक बीमारी आई, वर्षों तक खत्म नहीं हुई, है ना। पोलियो जो बीमारी आई, वर्षों तक खत्म नहीं हुई। हमने 60-70 साल के बाद पोलियो के टीके लगाना शुरू किए, तब तक आदमी उस चीज से लड़ता ही रह गया। लेकिन आज ये रिफॉर्म्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से हमारे पास साल 1.5 साल के अंदर मेडिसिन अवेलेबल है। हम उससे फाइट तो कर सकते हैं। पहले तो घर के घर ही साफ हो जाते थे कालरा में, है ना। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल फर्म्स लाइक LG, Samsung, Bajaj keep on making changes in their product so that their products can face competition. उसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत थी जो ह्यूमन बीइंग को और अच्छी अच्छी चीजें दे सके और उनका डेवलपमेंट कर सके। इंडियन फर्म्स हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड पर्सोनेल, PERSONNEL, पर्सोनेल का मतलब होता है एम्प्लॉय, पर्सन। द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस यानी दक्षता, क्वालिटी, उसका जो एजुकेशन है वो, है ना। ग्रेटर कमिटमेंट, हेंस द फर्म्स हैव रियलाइज्ड द नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। फर्म ने क्या शुरू कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन हुआ, नए तरीके से मार्केट डिजाइन हुआ, जो ट्रेडिशनल था वो खत्म हो गया। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर को बजटरी लॉसेस होते थे, बजट जब आता था तो सरकार हमेशा घाटे में रहती थी। क्यों? क्योंकि जितने भी PSU थे उनकी कोई वैल्यू नहीं करता था, है ना। उसका दुरुपयोग करता था आदमी, उसकी केयर नहीं करता था, जिसकी वजह से वो लॉसेस में जाते थे। तो ये जो फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एंटरप्राइज हैव बिकम मोर कस्टमर ओरिएंटेड and have adopted measure to improve customer relationship and satisfaction. ये जो चेंजेस हुए, अच्छा सरकारी आदमी को क्या लगता है, एक बार नौकरी लग गई फिर कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, पब्लिक से ढंग से बिहेव नहीं करते। तो जब ये प्राइवेटाइजेशन आया तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आए वो कैसे हो गए, कस्टमर ओरिएंटेड हो गए, कि कस्टमर को सर्विस दोगे तो आएगा, नहीं तो कहीं और चला जाएगा, है ना। बराबर है, क्या है, एक गाना है ना, मैं मैके चली जाऊंगी फिर तुम देखते। तो इन्होंने क्या भाई, यदि कस्टमर ऐसा पब्लिक सेक्टर में जाके बोल दे, पब्लिक और SBI बैंक में तुम जाके उनको दादा ये क्या बोले, तुम मायके जाए कहीं से दादा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन प्राइवेट बैंक में अरे हर किसी बात कर दिया, वो कर दिया आदमी, चल बता क्या सर्विस चाहिए भाई। तो जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, अच्छा जो इनके बिहेवियर की वजह से एम्प्लॉयज के जो लॉसेस होते थे लोगों गवर्नमेंट को, वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो गए, बराबर। और कस्टमर को भी, दोनों को बेनिफिट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। हम कुछ आगे बढ़े तो मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ये क्या कहता है, बिजनेस इंटरप्राइजेस कैन सर्वाइव सक्सेसफुली। बिजनेस एनवायरनमेंट कब सर्वाइव कर पाएगा सक्सेसफुली, ओनली व्हेन इट कैन कोप अप विद द एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है जो बाजार के अंदर है, उससे कोई यदि आप जज कर पाओगे, उसके हिसाब से आप चल पाओगे, उसके साथ आप चल पाओगे, तब तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के सामने आओगे। सम ऑफ द मीन्स विच इंडिकेट मैनेजरियल रिस्पॉन्सेस टू चेंज, कुछ यदि आपको ऐसी चीजें दिखती हैं, मिलती हैं, जो आपको नजर आए, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट आपको लगे, तो आपको उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, वो क्या है, पहला डाइवर्सिफिकेशन। आपको क्या चाहिए, देख लीजिए, तो पहला क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, अपने प्रोडक्ट, जिस तुम प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे थे उससे थोड़ा हट के किसी दूसरे प्रोडक्ट में मूव कर जाना। एग्जांपल,
एग्जाम्पल सांची, नाम तो सुना ही होगा। सांची जगह नहीं, एमपी में सांची एक जगह भी है ना सांची स्तूपा। तो सांची जो दूध आता है वो सिर्फ पहले क्या देता था, दूध, पैक पे दूध देता था। धीरे धीरे दही, घी, आजकल तो पेड़े, लड्डू, छाछ, लस्सी, इवन केक वगैरह भी देने लग गया वो। सांची का सब कुछ आता है आज के डेट में, है ना। ये क्या है? अच्छा, ये सर ये समझ में नहीं आया, कुछ भेजे भी नहीं आया। दूध की डेयरी खुली, धीरे धीरे वो क्या करता है, पहले सिर्फ दूध, दही, चक्का, पनीर यही बेचता है। धीरे धीरे उसके यहाँ ब्रेड मिलना शुरू हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। धीरे धीरे नमकीन भी देता है वो, है। धीरे धीरे फिर पोहे, जैसे जलेबी, समोसा, कचौरी खिलाना शुरू करता है धीरे धीरे। तो ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। Many Indian companies are going for diversification by producing new range of product and services in which they have no prior experience. अरे दूध वाले का पोहे जलेबी से क्या संबंध है? रोको लेता है ये डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, Reliance Industries entered into mobile communication. Several other companies have also diversified into both related and unrelated field of business. अच्छा देखो, टीवी मैन्युफैक्चर, जब तुम मोबाइल बना रहे हो कंपनी, तुमने धीरे धीरे टीवी बनाना शुरू कर दिया। रिलायंस का काम कुछ हो रही था, मोबाइल बनाने लग गया, सिम कार्ड बेचने लग गया, है ना। तो ये क्या था? ये डाइवर्सिफिकेशन। जिस प्रोडक्ट लाइन में आप चल रहे हो उसके बाद आप कुछ नॉन एक्सपर्टाइज्ड सर्विसेज में चले गए जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं थी, तो वो क्या कहलाता है? नए प्रोडक्ट के साथ आप डील करना शुरू हो गए, तो क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। ज्वाइंट वेंचर विद एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आप ज्वाइंट वेंचर में चले गए। जैसे टाटा ने किसको खरीदा? जैगुआर, है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा विद फोर्ड, महिंद्रा फोर्ड एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। जैगुआर एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बराबर। तो इस तरीके से हमने ज्वाइंट वेंचर मतलब दो कंपनियां मिलके एक हो गई और उन्होंने बिजनेस, हीरो होंडा, टीवीएस सुजुकी, टीवीएस मारुति, ये क्या है? ज्वाइंट वेंचर। ठीक है। आइडिया उसकी नेटवर्क की बात करूं मैं, आइडिया जानते हो? आइडिया जब लॉन्च हुआ था तो कितनी कंपनियां मिलके एक साथ आई थी? आइडिया, वोडाफोन, टाटा, हच, टाटा का डोकोमो, हच, कुत्ता जाता था तो आदमी सिग्नल, ये सारे मिलके एक साथ। पहले ये अलग अलग आ रहे थे, फिर इनको एक बंदे ने ज्ञान दिया, देखो बेटा एक साथ 5 कंपनियां लॉन्च होने का मतलब कंपटीशन बढ़ गया, तुम्हारा प्राइस वॉर होगा आपस में, प्राइस वॉर होगा, तुम सब मरोगे, तुम एक तो डूबेगा सनम, दूसरे को भी डूबेगा। बेटर क्या है? पहले एक साथ जाओ, फिर धीरे धीरे क्या करना, अलग हो जाए। तो आइडिया आया, मतलब उसका नाम इसलिए आइडिया रखा गया था, बहुत सारे लोग आए थे, है ना। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे आइडिया से सबसे पहले जो अलग होने वाली कंपनी थी वो क्या थी? टाटा डोकोमो अलग हुआ, एयरसेल अलग हुआ। एयरसेल का नाम सुना है? एयरसेल अलग हुआ, वोडाफोन, हच अलग हुआ, हच का ही नाम अब वोडाफोन है। तो ये फिर धीरे धीरे करके अलग होगा, कुछ तो बंद ही होगी। अब आइडिया और वोडाफोन फिर से एक साथ आए हैं, लेकिन बाकी सब बंद भी हो गए। जैसे टाटा डोकोमो बंद हो गया, उनने अपने आप को किसको बेच दिया? एयरटेल को। एयरसेल तो टोटली बंद ही हो गया। हच ने अपने आप को वोडाफोन को बेचा और वोडाफोन ने अपने आप को आइडिया को बेच दिया। एयरसेल यहाँ काम नहीं करता, हाँ बाहर वाले काम करता, वो अपने एमपी में काम नहीं करता। तो ये क्या था? एमएनसी। उसके बाद एक्विजिशन एंड मर्जर, अपन ने किसी को निपटा दिया, खरीद लिया। जैसे इसमें आएगा कि वोडाफोन ने किसको खरीद लिया, सॉरी आइडिया ने किसको खरीदा? मर्ज खरीदा उन्होंने। उसके बाद फेसबुक ने क्या खरीदा? व्हाट्सएप को खरीदा, इंस्टाग्राम को खरीदा। ये क्या है? एक्विजिशन है, मर्जर एंड एक्विजिशन। दो लोग मिलके एक हो जाए तो दैट इज मर्जर
एक्विजिशन मतलब अपन ने उनका खरीद लिया। देखो मर्जर में क्या होता है, दोनों का बिजनेस चलता है, बिजनेस बंद नहीं होता। लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, पुराने का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, सिर्फ नए का बचता है बस। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए अपन। ब्रांड बिल्डिंग हो गई, कंपनियों की ब्रांड बनने लग गई, ब्रांड के बेसिस में उनकी वैल्यू होने लग गई और उनके प्रोडक्ट बिकना शुरू हुए। तुमको भी कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदना हो तो तुम ब्रांडेड ही खरीदोगे, एलजी, सैमसंग, सोनी, इनके खरीदने की कोशिश करते हो, है ना। कस्टमर ओरिएंटेड, ऐसे कैसे रूट के चली जाएगी यार, मना लेंगे यार तेरे को, है ना। कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर रूट के जाएगा नहीं, उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है। हायर लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन इन ऑर्डर टू कॉम्पीट with the salaries in MNC, there is a considerable increase in the pay package offered by Indian companies in। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो मैनेजर्स वगैरह थे उनको भी सैलरी भी ज्यादा मिलना शुरू हो गई। यानी आपने जो पढ़ाई लिखाई किया है उसके बदले आपको पैकेज अच्छा मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ से इस चैप्टर की समाप्ति होती है। हम देखते हैं कि यदि कुछ पावर बूस्टर में हुआ तो उसको भी निपटा देंगे। अब कुछ असर्शंस एंड रीजंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, पर ये देखने से पहले तुमने जो चैप्टर पढ़ा वो समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि जो चेंजेस होते हैं बिजनेस के आसपास, उनका जो इम्पैक्ट आता है उसके हिसाब से हमको एक्ट करना चाहिए। तो क्या तुमने नोकिया का हश्र देखा है? उसके बाद क्या तुमको ये मालूम है कि डाल्टा नाम की भी एक कंपनी है? डाल्टा नाम की जो कंपनी है वो एक अमेरिकन कंपनी है। डाल्टा नाम की जो कंपनी है वो अमेरिकन कंपनी है। भारत देश की इकोनॉमी ऐसी थी कि भारत देश के अंदर लोगों की इनकम तो इतनी होती नहीं थी, पर घी जो होता है वो हमारे देश में सबसे खाने में अच्छा माना जाता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, विटामिन प्रोटीन सब भरपूर माना जाता है कि घी खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हेल्थ तो ठीक है। तो डाल्डा ने क्या किया था, डाल्डा ने ये किया कि भाई यार देखो घी चाहिए, घी तो नहीं हो सकता, उसकी फिक्स है, प्रोडक्शन फिक्स है। तो लेकिन घी जैसे ही टेस्ट का कोई प्रोडक्ट यदि दिया जाए और सस्ते में दिया जाए तो लोग आसानी से उसको। अब डाल्डा ने क्या किया, डाल्डा के जो एड्स आते थे फिक्स था, उसका कलर फिक्स, पीला हरा, हरे कलर का ट्री और पीले कलर का डब्बा, है ना। और उसके साथ में समझते जाना क्या देता था, वो डब्बा भी देता था, डब्बे में ही पैकिंग आती थी उसकी। उसके बाद जितने भी एड आते थे वो क्या करता था, वनस्पति घी जो बनाता था उसका टेस्ट लगभग घी के जैसे ही, खुशबू भी आती थी और घी के जैसे ही। और उसके हर डब्बे में एक और चीज होती थी, वो क्या होती थी, माँ और बच्चा। और उनका जो पहली बार वाली दिल गया हार वाली का जो एड आया वो ये आया कि वो एक फैमिली को दिखाते हैं एड में। उस फैमिली में क्या रहती है, मम्मी खाना बनाती है और आवाज बैकग्राउंड में चलती है कि मैंने डालडा घी, वनस्पति घी से खाना बनाया, पूरियां निकाली, फिर अब मेरी बेटी निकाल रही है, अब उस आगे उसकी पोती भी निकालेगी, मतलब उनकी बच्ची भी इसी से पूरियां बनाएगी और खिलाएगी और फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाएगी। एक इमेज ये जोड़ी उन्होंने, और स्वाद कैसा दिया, घी जैसा। अब धीरे धीरे जब इनका बिजनेस चलने लग गया, 1868 में शायद इन्होंने कुछ किया था, 1868 सॉरी 1968 में शायद इन्होंने किया था। 1978 में फुल फ्लेज्ड आ गए थे शायद, नॉट श्योर बट शायद यही था। उसके बाद धीरे धीरे जब इनका मार्केट अच्छा चलने लग गया तो धीरे धीरे मस्ती में आ गए। इन्होंने अपनी पैकिंग भी बदल ली, पन्नियों में पैकिंग देने लग गए, डब्बा देना बंद कर दिया।
और साथ में इनके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आने लग गए, मतलब तेल भी, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने। मेन जो डालडा इनका था, इनका फोकस हट गया। अच्छा, इसके साथ में कॉम्पिटिटर आ गए, बहुत सारी कंपनियां डालडा बनाने लग गई, धीरे धीरे ये खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि डालडा की जो पहचान थी वो लोगों के दिलों में, जैसे मैं तुमको बोलूं ठंडा मतलब, तो तुम आज भी बोलोगे कोका कोला, तो क्या स्प्राइट, मिरिंडा, थम्स अप ये ठंडे नहीं होते हैं? गर्म आग उगलते हैं, नहीं है तो ठंडे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा है? ठंडा मतलब कोका कोला। ऐसे ही डालडा की जो इमेज थी वो क्या थी? फैमिली बैकग्राउंड की थी, इमोशन जुड़ गए कि नहीं यार डालडा मतलब फैमिली के साथ भोजन करना। उसके बाद माँ और बच्चा, उसके बाद डब्बा देना। भारतीय आदमी फ्री का बहुत चाहता है कि यार साला डब्बा लाएंगे और डब्बे में कुछ सामान रखने के काम आएगा यार, घर में कुछ रखने अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। जब इन्होंने ये चीजें बंद कर दी, कंपटीशन को फेस करना खत्म कर दिया, तो धीरे धीरे खत्म हो। फिर इनकी डालडा की ऐसी नौबत आ गई कि इन्होंने अपने आप को बेच भी दिए। डालडा ने अपने आप को बेच दिया, और जिस कंपनी ने खरीदा था उसका नाम एच से है, हंकी या हंजी, ऐसे हंजी, शायद हंजी करके कोई कंपनी है जिसने डालडा को खरीदा था। बिजनेस इन्वायरमेंट को ये नहीं डील कर पाए, इसकी वजह से इनको अपनी खत्म करनी पड़ी, लॉसेस, प्रोडक्ट नहीं चला। धीरे धीरे 2016 के बाद से तुम ये देखना डालडा वापस उसी तरह से शुरू किया उसने इतनी रिसर्च की, 10-15 साल जो उनका मार्केट खत्म था, फिर उन्होंने इतनी रिसर्च शुरू की कि भाई ऐसा क्यों था। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर ली, डालडा नहीं चला, वो मार्केट उनको नहीं मिला, मार्केट प्लेस जो पहले था। लेकिन जब उन्होंने एग्जैक्ट जानकारी निकाली तो बाद में उनको समझ में आया कि डालडा भारतीय लोगों के इमोशन से जुड़ा है। यदि माँ और बच्चे को दिखाओगे, फैमिली को एक साथ दिखाओगे, जोड़ने की बात करोगे, तो डालडा को लोग इस वजह से प्रेफर करते थे। तो धीरे धीरे वो वापस अपने उस कंडीशन में आना शुरू हुए, और आज की डेट में डालडा आई थिंक सो धीरे धीरे फिर से ग्रो करना शुरू हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी, चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसका पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां है ना। चलो आगे बढ़े, देखो असर्शन, रीजन, क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, असर्शन और रीजन में क्या होता है? असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट देगा और रीजन लिखेगा, यानी उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ दूसरा पॉइंट लिखेगा, रीजन। आपको ये बताना होता है कि ये असर्शन जो है वो सही है या नहीं, मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन के लिए ये जो रीजन दिया जा रहा है ये सही है या नहीं। तो क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है, और सही है, एग्रीगेट है। रीजन है द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। सही है, इंटररिलेटेड है, क्या क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए टिक करके रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाईली कॉशियस, अलर्ट एंड एडॉप्टेबल। इनका क्या कहना है? स्टेटमेंट क्या दिया कि मैनेजमेंट को पूरा होशो हवास, बिना किसी नशे पत्ती के होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए इन्वायरमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। फिर इन्होंने लिखा बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखो, बोथ assertion and reason are true and reason are is the correct explanation of assertion. दूसरा ऑप्शन है both assertion and reason are true and reason is not correct explanation
assertion is true but reason is, देखो ये ट्रू तो दोनों है। बट बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक इन नेचर है, सही है, और मैनेजमेंट को अलर्ट भी रहना चाहिए, हाईली कॉन्शियस। यानी बी ऑप्शन सही होना चाहिए। दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, ये बिल्कुल सही है। बिजनेस इन्वायरमेंट बदलता है समय और परिस्थिति के हिसाब से। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनामिक फोर्सेस, दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो भी सकता है। सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एज कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, तो ये इंटर रिलेटेड लिखा हुआ है इसमें, तो ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट बी है ना, मतलब पहले के लिए अपन ने ए डिसाइड किया, दूसरे के लिए बी और तीसरे के लिए बी, ऐसा लिख के रखने का। सर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं और देखते हैं थोड़ी। नेक्स्ट है क्या उसमें? अगला नेक्स्ट फोर्थ, पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द एनवायरनमेंट सर इन विच political factors play a major role in shaping the environment in which business firms operate। क्या कहना है इनका कि पॉलिटिकल फैक्टर एक मेजर रोल बिजनेस एनवायरनमेंट में प्ले करता है जहां बिजनेस ऑपरेट करता है, सही बात है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता, पॉलिटिकल अस्थिरता, ये क्या बोल रहे हैं कि लोगों को और बढ़ावा देती कि और इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, क्या सही है? नहीं, यानी कि इसमें ए और बी तो खत्म ही हो गए भाई, ए और बी तो खत्म ही हो गए है ना, ये दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते इसमें क्योंकि दोनों सही तो हैं। अब सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। Read the following statement. Business environment is largely uncertain. Business environment uncertain है, सही बात है, करेक्ट है। It is very difficult to predict future happenings, करेक्ट है। Both A and R are true and R is the correct explanation. करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब ए ऑप्शन इसमें अपने हिसाब से सही होना चाहिए। Timely understanding of business environment helps to make suitable changes in the organization. True है, a firm gets various resources or inputs from its business environment. True तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, यानी बी ऑप्शन। Assertion, a company which is conscious about the changes of business environment can take better advantage of opportunity instead of losing them to competitor। करेक्ट है, ट्रू है, करेक्ट है। रीजन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस यूनिट्स। ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी बी ऑप्शन। इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर्स फॉर इक्वल वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। करेक्ट है, ट्रू। Analysis and understanding of social environment is important as it determines the products, services and standard of conduct that are acceptable to society। बी ऑप्शन ही है, इसमें भी दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो ये तो समझने लग गए ना तुम लोग, क्लियर है? एक और बचा है ना, लास्ट। Understanding and analysis of business environment provide the base for planning and policy formulation। यदि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो तो पॉलिसी वगैरह बना सकते हो, फॉर्मुलेट करते हो, ये सही बात है, ट्रू है। Environment is source of both opportunities and threats for a business enterprise। इसमें तो सही होना चाहिए, दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
ए होना चाहिए इसमें, है ना? ठीक है, चलो अब हम इसमें देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन।